अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की बाबरकत नाम से आज हम नए नावल की शुरुआत करेंगे। नावल का नाम पारस विलफ्लावर मैन है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कुछ मिस्टीरियस और सनसनी हेज होगा। नावल बहुत खूबसूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो 16 साल से कम लोग अवॉइड करें। नावल में आपको हमेशा की तरह हर चीज़ मिलेगी। नावल की हर किस्त पर मिलते 2K ही अगली किस्त को अनलॉक करेंगे, सो स्टार्ट टारगेट कम रख रही हूँ। मुझे नावल पर 5K तो चाहिए भई, एक तो नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ वो भी फ्री, तो कदर बनती है। हर नावल की किस्त पढ़कर लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई आपका फ़र्ज़ है, ना उम्मीद मत कीजिएगा। चलते हैं किसकी तरफ। नॉवल पारिस विल फ्लावर्स मैन बाय एस्मरवा मिर्ज़ा। तो फर्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2 माह पहले का मंजर उसकी शरबती आंखों में जलन जगा रहा था। लगातार 3 सिगरेट फूंकते हुए सोचें थी कि अब तक फारिस सुलेमान के गिर्द महसूर थी। फिर उसके तस्वर में 2 माह पहले का मंजर लहराया। रुक जा फारिस, मर जाएगा। गन लेकर ऊंचे नीचे खुरदरी पहाड़ पर दौड़ता। वो शख्स अपने पीछे बुलंद होती वहशतनाक दहाड़ पर दौड़ता हुआ पहाड़ के किनारे आकर रुक चुका था, क्योंकि नीचे बल खाता खौफनाक मेडिटेरियन समंदर इसे निगलने को तैयार था। फारस के पैरों में आते पत्थर पहाड़ की चोटी से गिरकर समंदर में गर्काब होकर इस पर सनसनी उतार गए। ये बता गए कि कुछ देर में वो भी यूं ही गर्क हो जाएगा। बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अब कहाँ जाएगा तू मरदूद। अपना सीना पेश कर फारिस सुल्तान। कम से कम मरने के बाद तो तुझे कोई बुज़दिल ना कहे। इतनी इज्जत नफ्स तो होगी तेरे अंदर, ये वो भी कुत्ते की तरह दुम हिलाने के बीच नीलाम करती। अपने अकब में हामते हुए फ़िरौन की आवाज़ सुने वो उसके लबो लहजे से छलकती तज़हीक पर फंकार कर पलटा। बस हातिम मोहदाम, एक लफ्ज़ नहीं, अगर तुमने मुझे मार दिया सारी उम्र पछताते रहोगे। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें दोस्त और दुश्मन की परख नहीं, नीचे करो गन। फारस ने उसके अंदर लगी आग के सबब नरमी से समझाना चाहा, पर हातिम ने गोली ठीक फारस की दाईं बाजू में मारते 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। अंधेरे के सबब दोनों के चेहरे दिखाई देने से कासिर थे। दर्द की टीस पर फारिस ने अपनी बाजू पर हाथ रखते फवारे की तरह फूटते लहू को रोकने की नाकाम कोशिश की थी। बच्चा बच्चा बच्चा, माई फुट। बकवास बंद, तुझे मुहाफिज बनाया था हमने, और तूने हमें ही डसा। मेरे कमजोर खानदान में से किसी और में हिसाब लेने की हिम्मत हो ना हो, मुझ में बहुत है। बता दे अलाइम मुगदाम कहाँ है, मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। बोल फारिस। हातिम मुगदाम ने इस शख्स को आखिरी बार बच निकलने की ऑफर की, पर फारिस अजीज से मुस्कुरा दिया। अब भी दोनों के बीच बहुत फासला था। उसका कोई पता नहीं दूंगा, उसकी कब्र तक का नहीं। मुहाफिज में सिर्फ उसकी जान का ही नहीं था, मैं मरते दम तक उसकी आबरू का भी मुहाफिज बनाया गया था। जिस बारे हमें लाख जतन करके भी कुछ पता ना चल रहा हो, समझ लेना चाहिए वो पर्दे की चीज़ है और आपके लिए नहीं है। सीना नहीं दूंगा अपना। तुम्हारे नज़दीक जो फारिस सुल्तान की बुज़दिली है ना, वो मेरे और अलाइम के नज़दीक शफकत और हिफाजत की अदा है। पारस ने जख्मी बाजू समेत पीछे को पलटकर हातिब को संभलने का मौका देते दिए बिना छलांग लगाई, जबकि हातिब ने गन बर वक्त चलाई, जिस सबब गोली फारस की पुश्त में जा धुसी। पर इससे पहले हातिब किनारे तक आता, वो खूनी खौफनाक समंदर इस मुहाफिज को अपने अंदर निगल चुका था। बहुत तलाश के बावजूद आज 2 माह बाद भी फारस की लाश न मिली थी, और हातिब मुकदाम के लिए यह मामला जिंदगी और मौत का मसला बना था। ग्लूमा नामी ये बिल्डिंग तुर्किया के शहर अनातालिया में वाक़या एक मैन ग्रोइंग मैन ब्रिड ऑयल प्रोडक्ट स्टोर थी, जहां मैन ब्रिड ऑयल दुनिया का बेस्ट मैन ब्रिड ऑयल ना सिर्फ बनता था बल्कि कई मुल्कों में हाई डिमांड पर भी भेजा जाता था। इस स्टोर का प्रेसिडेंट मुकदाम खानदान का मंझला बेटा हातिम मुकदाम था, जिस पर यह बिजनेस बस अपने 2 नंबर धंधों को छुपाने के लिए कवर अप गेम की सूरत हैंडल करना पड़ता था। इसी के बेसमेंट ऑफिस में इस वक्त 2 अदद लोग मौजूद थे। रात हो चुकी थी। रोलिंग चेयर घुमाकर हाथ में सिगरेट पकड़कर फूंकता हुआ वो ब्लैक शाइनी 2 पीस पर पुरवकार वजूद चेहरा घुमाए बैठा था, और कुछ फासले पर उसका मैनेजर इब्राहिम हाथ में एक फाइल लिए खड़ा था। सिगरेट पीने की इसे बुरी लत लगी थी। उसके पीछे एक कहानी थी, लेकिन अभी वो मामला ज्यादा जरूरी था जो इब्राहिम अफंदी से बताकर साकिन कर बैठा था। इस शख्स की खामोशी तारीकियों में खौफो खैरास फैला देती थी। मतलब वो जिंदा है, मुझे पहले ही शक था अफंदी। वो इतना शदीद जख्मी नहीं था कि मर जाता। आखिर को बड़ी ढीठ चीज है, ऐसे चुटकी में मर नहीं सकती। चलो मजा आएगा। मैं भी इसे इतनी आसान मौत दे बैठने पर गिल्ट में था। दुश्मन को एक बार फिर मौत देने का सरूर ही अलग है। उसकी आवाज़ से वहशत टपकी थी, और इब्राहिम अफंदी कुछ घबराया लगा। वो शख्स आस पास खड़े लोगों को सूंघकर ही समझ जाता था कि इनके अंदर क्या चल रहा है।
सर लेकिन उसका कोई मुकम्मल अता पता नहीं है। जिंदा होता तो मिल जाता। ऐसा भी हो सकता है उसकी लाश समंदर में डूब गई हो। उसका फोन ऑन होना मुमकिन है हमारी आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका हो, ताकि हम शिपमेंट से तवज्जो हटाकर वापस इस फारिस सुल्तान की टेंशन में लग जाएं। अपनी नाक शक्ल का इस्तेमाल करे। इब्राहिम ने बोलने की जसारत की, पर वो जहरहुंद हंसा था। उसकी हंसी से इब्राहिम के रोंगटे खड़े हुए। समंदर लाशें उगल देता है अफंदी, और तुम्हें इल्म होना चाहिए कि हातिम मुकद्दम की आंखों में धूल झोंकनी बच्चों का काम नहीं है। ये बताओ, इसका पूरा खानदान गर्क हो गया है या इसमें से भी कोई बचा? दो माह से उसके घर वालों की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया। मीडिया तक सो रहा है। आफ्टर ऑल वो एक माहिर सियासी पर्सन था। अब की बार इस शख्स के सवाल पर अफंदी ने फाइल पर नजर आती इस खूबसूरत लड़की की डिटेल पर निगाह दौड़ाई। बेटी जिंदा है उसकी। फारिस के बचपन के दोस्त की फैमिली के साथ पिछले 2 माह से रह रही है, क्योंकि दादा और छोटे भाई की पहले ही उनके होम ऑफिस पर हमले के बीच डेथ हो गई थी। बाप की मौत की खबर बिना लाश, शायद उसे सच्ची ना लगी हो, तभी चुप हो, इंतजार कर रही हो। है कराची के साहिल समंदर से कुछ फासले पर उसका फिशी डोना के नाम से छोटा सा फिश मील रेस्टोरेंट है, जबकि उसके बाप का दोस्त मछेरा है। इब्राहिम की तफसील सुने, वो खूबसूरत बड़े होंठ फैले, पुरस्रार मुस्कुराहट हातिम मुकद्दम के होंठों को चूम कर निकल गई। रेस्टोरेंट चलाने के अलावा क्या करती है महारानी? तुमने डिटेल निकलवा ली होंगी। वो फिर नहूत से बोला, जी सर, वो इसके अलावा एक ज़रूफ साज भी है। तारिक रोड पर मौजूद एक छोटी सी दुकान में हर हफ्ते जाकर मिट्टी के बर्तन बनाती है। पिछले साल ही उसने बॉटनी में मास्टर की डिग्री ली है। रेस्टोरेंट घर और तारिक रोड, इसके सिवा वो कभी कभी समंदर देखने जाती है। इब्राहिम की सारी बातें आम थी, ज़रूफ साजी खास थी क्योंकि हातिब का इससे गहरा नाता था। ऊब किसी पर डिपेंड नहीं करती। 2 माह से इसने अपने खानदान की तबाही का बदला लेने की कोशिश नहीं की इब्राहिम। हातिम ने रोलिंग चेयर घुमाई। वो एक देवमालाई हुस्न का मालिक मर्द था, जिसकी शरबती आंखें किसी को भी जकड़ सकती थी। जी सर, शायद कोई बड़ी वजह हो। इब्राहिम का बेयकीन होना हातिब को मुस्कुराहट दे गया। सुलगी सिगरेट हातिब ने उछाल कर इब्राहिम के पैरों की तरफ फेंकी, तो वो ऐसे दूर उछला जैसे वो बेजरर सी सिगरेट नहीं, बम हो। है बड़ी वजह इब्राहिम, क्योंकि वो जानती है कि फारिस कहाँ है मेरे बच्चे। वो सब जानती है, इसीलिए इसने अपने खानदान की तबाही 2 माह से हजम कर रखी है। हातिब के इस कदर गहरे मुशाहिदे पर इब्राहिम पथरा गया। ओ माय गॉड, मैंने क्यों नहीं सोचा ये? इब्राहिम ने अपनी अक्ल को 21 तोपों की गायबाना सलामी दी। क्योंकि तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है। कराची की कल अर्जेंट फ्लाइट चाहिए मुझे। हातिब ने शरबती आंखों में गुस्सा भरते इब्राहिम को झाड़ा और ऑफिस से निकलने लगा। सर, आप इससे मिलने जाएंगे? इब्राहिम के बेकार सवाल पर वो तिरछी नजर करे से घूरा। तुम ऐसे सवाल करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? ऑफ कोर्स मिलूंगा, वरना कराची क्या देख बट रही है मेरे लिए? इब्राहिम मीठी मीठी बेइज्जती पर शर्मिंदा सा हुआ, जबकि हातिब की गाड़ी कुछ ही देर में गैलोमा की पार्किंग लॉट से निकल गई। वो गहरे तारीक रास्तों में सफर करता बड़े से विला पहुंचा। गाड़ी पार्क करे अपने ओपन रिलैक्सिंग हाउस की तरफ बढ़े। अपने रूम में पहुंचा और शर्ट अपने मसल्स वाले जिस्म से उतार फेंकी, और शावर लेकर बाथरोब में ही वो आकर बिस्तर पर गिरा। उसकी शरबती आंखों में एक स्पार्क था। गर्दन मोड़कर साइड टेबल पर पड़ी फोटो फ्रेम उठाई, जिसमें 15 साल और 11 साल के दो बच्चे थे। एक की आंखें नीली और दूसरे की शरबती थीं। मैं जल्द ढूंढ लूंगा तुम्हें अलाइम। हातिब ने इस तस्वीर को अपने सीने लगाया और जल्द ही नींद में उतर गया। लेकिन उसकी ये नींद बुरी तरह झंझोड़ दी गई। वो गहरी नींद में था, तभी जल्दी बेदार होने का सवाल पैदा नहीं हो सकता था। बुखार तेज है, उफ, पट्टियां करती रही हूँ सारी रात। हातिब को जगाओ जाकर, कितनी बार कहा है इसे कमरा ला करके मत सोया करे। किसी दिन यूं ही हमने सूली पर लटक जाना है और वो सोता रहेगा। परीसा मुगदाम खूबसूरत नकूश वाली दुबली सी प्यारी खातून थी। मुगदाम खानदान की इकलौती हसीन बहू का लक़्ब था उनके पास। नीली आंखें, सुनहरे बाल, नर्म नाजुक हमा वक्त मुस्कुराने वाली, प्यारी, दिल की बहुत नर्म। पिछले 17 सालों से दिल पर अपने बच्चे की नागहानी जुदाई का दुख लिए जी रही थी, और एहसास जुर्म में मुब्तला जाबिर हाशिम मुक़द्दम को संभालने का फरीज़ा भी निभा रही थी, जो अपने बच्चे को वारने से अब तक मुस्कुरा नहीं सके थे। सामने खड़ी नाइट सूट में उड़े हवासों वाली लड़की सुहाना मुक़द्दम थी, जाबिर हाशिम मुक़द्दम की बड़ी बेटी, जिसने मम्मी की तड़पा देती बात पर उनको गले लगाया और फिर खुद बाबा के सराहने बैठी। अपना हाथ बढ़ाकर उनके माथे पर रखा। जलन इतनी थी कि सुहाना सहम गई। इनके जिस्म की हिद्दत में हमारा अलाइम मुक़द्दम जल रहा है। इनका इलाज किसी स्पेशलिस्ट के पास भी नहीं है मम्मी। सुहाना की पलकें भीगी तो चंद आंसू गालों तक टूट गिरे। मुलाजमीन ने ठका ठका हातिम मुकद्दम के अलग थलग बने स्टे एरिया वाले कमरे की दरवाजे को दस्तकें दिए।
اس نشئی شے کو ہوش دلا ہی تھی، پر پہلے تو اس بگڑے نوابزادے کا قہر ان بے ضرر ملازمین پر گرتا، پھر جا کر وہ بے فیض باپ کی بگڑتی طبیعت کو سنجیدہ لیتا، باتھ روب اتارتے اپنے فارم فٹنگ بریف میں دکھائی دیتے پرکشش وجود کو ہاتھ آتی پہلی پینٹ میں چھپاتے، شرٹ یوں ہی بے دردی سے وارڈروب سے کھینچ لیتا، وہ آئینے سے ناراضگی کے سنگ منہ پھیرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ کون مر گیا ہے ہاں؟ وہ کمرے کا دروازہ کھولتا اس قدر اونچا چیخا کہ سامنے کھڑے چاروں ملازمین کانپ اٹھے۔ آپ کے بابا کی طبیعت؟ اس سے پہلے ایک ملازم بات مکمل کرتا، خاطب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروایا، جبکہ اس کے چہرے کے حد و حال میں امڑتی تکلیف نفرت میں گندی تھی۔ یہ بڈھا ہمیں مار کر مرے گا، تم لوگوں کے ہاتھ بعد میں کاٹتا ہوں۔ اول جملہ لب دباتے بڑبڑاتا وہ پیچھے کو پلٹ کر اپنی شرٹ اٹھا کر چوڑے شانوں اور کسرتی بازوؤں پر چڑھائے کمرے سے نکلا۔ اپنے ممی بابا کے کمرے کو وہ سکون کی جگہ نہیں بلکہ ماتمخانہ کہتا تھا۔ اس کے پیر یہاں نادیدہ آگ کی تپش سے جلنے لگتے تھے۔ ابھی بھی وہ دروازے میں لمحہ بھر رکا، اس کی آنکھوں میں ایک اذیت کا آبلہ ابھر کر معدوم ہوا۔ بابا کے بیڈ کی دائیں طرف اس کا 5 سالہ چھوٹا بھائی آہل مقدام پریشان حال کھڑا تھا، جبکہ پریسا کی جان جا رہی تھی۔ یہ حاتم نے دیکھتے جبڑے بینچے، سہانا ماتمی شکل بنائے کھڑی تھی۔ حاتم نے سب کو دیکھا پر بستر مرگ پر جلتے باپ کو دیکھنا ضروری نہ سمجھا۔ کیا کوئی صبح بنا ماتم کے شروع ہو سکتی ہے یہاں؟ کیا ہوا ہے پری؟ وہ صرف ماں سے مخاطب ہوتا تھا۔ اسے ماں کی آنکھیں خشک دیکھنے کی تمنا نے پچھلے 17 سالوں سے تڑپا کر جو رکھا ہوا تھا۔ خاطب، تمہارے بابا کا فیور نہیں اتر رہا، تم ان سے بات کرو نا، تم نے 1 ویک سے بات نہیں کی۔ پری نے کامتا ہوا ہاتھ روٹھے ہوئے حاطب کی گال پر رکھے التجا کی۔ مردوں سے بات کر کے گھٹن اور وحشت ہی ملتی ہے۔ وہ بدتمیز حد تک حقیقت پسند تھا۔ خاطب لالا، آہل نے سخت غصے سے اسے ٹوکا۔ چھوٹا ہے نا، ٹوکنے کا حق نہیں ہے تیرے پاس آہل۔ خاطب نے ہونہار انداز سے آہل کو گورا۔ ان کو کچھ ہوا تو پری مر جائے گی۔ پریسا نے اسے کٹتے اس پتھر کے بت پر چابک ماری۔ وہ اذیت سے مسکرایا۔ یہ ایک جملہ بچپن سے سنتا آیا تھا، بڑی محبت تھی اسے اس ایک جملے سے۔ آپ کو کچھ ہو نہ جائے پری، اس ڈر سے میں ان کو کچھ ہونے نہیں دیتا، ورنہ اب تک ان کو علائم مقدام کی بے لاش قبر میں دفن ہوئے مدت گزر گئی ہوتی۔ جائیں آپ سب لوگ، میں ہینڈل کرتا ہوں انہیں۔ وہ پریسا مقدام کو پکڑ کر سہانا کے حوالے کرے منہ موڑ گیا، جس پر سبھی غمزدہ سے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ خاطب کی آنکھوں میں سرخائی گلنے لگی۔ وہ بابا کے سرہانے بیٹھا، اپنا مضبوط اور خوبصورت ہاتھ بابا کے جلتے ماتھے پر رکھا۔ بابا، وہ اتنا ہی پکارا کہ جابر ہاشم اقدام نے اپنی درد کرتی آنکھیں کھول کر حاطب کی آنکھیں دیکھ کر مشکل سے سانس بھری۔ وہ اٹلی کا ڈان شیڈو آج بے یار و مددگار پچھتاووں کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ میں نے پری اور تم سب کے ساتھ بہت سا جینے کی ہوس میں علائم کو وارا تھا، مت بولا کرو حاتم اقدام۔ وہ غم سے دوچار ہوئے سسکے۔ تو کیا جی لیا شیڈو؟ وہ طنز کرتے مسکرایا۔ باپ کے سینے میں تیر گاڑ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ روئے نہیں، روتے چہروں سے نفرت ہے مجھے، آپ کی اور پری کی عنایت کے سبب۔ بس چلے ہاسپٹل، آپ نے اسے وار کر جو زندگی بھیک میں پائی تھی، اسے کچھ بھی کر کے آپ کو پورا جینا تو ہوگا۔ یہ آپ علائم کی سانسیں جی رہے ہیں، میں آپ کو اس کے بعد اس کی سانسوں سے ناانصافی نہیں کرنے دوں گا بابا، میں آپ کو خود سے پہلے مرنے نہیں دوں گا۔ وہ جابر کو سہارا دیے اٹھائے ساتھ ساتھ جان بھی نکال رہا تھا۔ تم نے فارس؟ وہ بے جان سی ہچکی بھر گئے۔ حاتم نے ان کو سہارا دینے کے بیچ تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ نام مت لیں اس خبیث کا۔ آج اگر اس علائم کا کوئی اتا پتہ نہیں تو وجہ آپ کا بنایا وہ 2 کوڑی کا محافظ ہے۔ آج اگر سہانا زندگی کی خوشیوں سے دور ہے تو وجہ وہ منحوس شخص ہے۔ میری اس کی طرف تھوڑے حساب نہیں تھے شیڈو، مار ڈالا اسے۔ حاتم نے ذرا رحم نہ کھایا۔ ہاسپٹل جانے تک وہ بابا کا سسکنا برداشت کرتا رہا۔ اس کے ہاتھوں میں لڑکھڑاہٹ تھی پر اس کا دل پگھلتا نہیں تھا۔ جبکہ ہاسپٹل پہنچ کر وہ خود باہر ویٹنگ ایریا میں تھکا ہارا بیٹھا، کہیں سے بھی امیر حاتم اقدام نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک ہارا ہوا سپہ سالار تھا، کیونکہ اس کا ایک حصہ جل چکا تھا، آدھا جسم آدھا دل اور آدھی روح جلسی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بھائی کی قربانی کے بدلے ملی زندگی سے نفرت تھی۔ 17 سال پہلے کی وہ اذیت ناک گھڑی بھولنے لائق تو اس شخص کے لیے بھی نہ تھی جو پچھلے 2 ماہ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ آج سے 17 سال پہلے موسلا دھار بارش سے تھر تھراتی بھیانک رات کا منظر تھا جب اٹلی کے شہر کیلابریا میں جابر ہاشم اقدام پر قیامت ٹوٹی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ اٹلی کے ہونہار مافیا اینڈی رنگھیٹا سے منسلک تھا، اور اب اپنے کئی سال کے کیریئر کی ایک چھوٹی سی غلطی پر ہوئے اختتام پر اس سے سائمن ڈسوزا نے اس کی بقیہ زندگی کی ایک سانس کا خراج مانگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ڈسوزا؟
बंद चार दीवारी जहाँ जगह जगह अजीब आंखों से आधे चेहरे तक फैले लेदर के मास्क वाले गार्ड्स खड़े थे। इसी कमरे के वस्त में फानूसों की रोशनी तले लंबी कथई चमकती मेज बिछी थी, जिसके आर और पार दो नफूस विराजमान थे। उन्हीं में से एक ने आंख भरी सरगोशी करे सर नीचे गिरा दिया। मुकाबिल बैठा आदमी जहरहुन मुस्कुराया कि इस नीम रोशनी में भी आधे जले चेहरे की बदसूरती ने सनसनी और खैरास फैला दिया। तुम्हें अपने बड़े बेटे को इस तंजीम के सुपुर्द करके कुर्बानी देनी है शैडो। यही तुम्हारी आज़ादी का परवाना है, तुम्हें करना होगा, वरना तुम्हें तुम्हारे अहलो अयाल समेत मैं खुद अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करूंगा। तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ खानदान का नाम मिट जाएगा। एक की कुर्बानी दो और अपने समेत अपने अहलो अयाल को बचा लो। मुकाबिल कोई इंसान नहीं, एक सौदागर बैठा था, जिसके लिए एक जीती जागती जान की कीमत बस चंद उखड़ी सांसें थी। वो भी 15 साल का है डिसोजा। औलाद मर जाए तो माँ बाप सब्र कर जाते हैं। मैं और मेरी बीवी जीते जी उसकी मौत कैसे सहले? मुझे मेरी उम्र भर की वफादारी का ये सिला दोगे? वो इस वक्त एक मंजा हुआ माफिया गुरु नहीं, बस बेबस बाप था। चार दीवारी में डिसोजा का तमसखराना कहा गूंजा, जिसने शैडो की रूह दहलाई। तुम्हें तुम्हारी वफादारी का हर लम्हा सिला दिया जाबिर हाशिम मुकद्दम, पर अब बारी तुम्हारी गलती की सजा की है। वो 15 साल का होनहार और खुदादाद सलाहियतों का मालिक बच्चा ही मेरे लिए अगली जनरेशन का शैडो है। और औलादें पैदा कर लेना। वैसे भी तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बेटा 11 साल हातिब और बेटी 16 साल सुहाना फिर भी बच जाएंगे। मीटिंग बर्खास्त हुई। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा तुम्हें वापसी की इजाज़त मिल जाएगी। अब तुम जा सकते हो। डिसोजा ने रऊनत और हकारत के संग इस शख्स की मुरझाई शक्ल सरसरी देखी और गर्दन ऊंची कराता हुआ वहां से चंद गार्ड्स के हमरा निकल गया। हाशिम मुगदाम इस रोज़ किसी हारी जवारी की तरह हेड ऑफिस से निकला तो पार्किंग में उसका अहम साथी दूर से ही इस शख्स के अंदर बर्पा कयामत भांप गया। सर, आर यू ओके? फारिस सुल्तान ने लड़खड़ाते हाशिम को अपनी मजबूत बाजुओं से पकड़कर गिरने से बचाया। सब खत्म हो गया फारिस। हाशिम मुगदाम की सुरहंगारा आंखों से बच्चों की तरह आंसू बहने लगे। कुछ हद नहीं होगा, बताएं सर। फारिस की मजबूत आवाज लड़खड़ाई थी। मुझसे वादा करो फारिस, तुम मेरे बच्चे की हिफाजत करोगे। हाशिम मुकद्दम के सिसकने की देर थी कि फारिस ने बड़ा मुश्किल से सांस खींचा और बिना ये जाने कि इस वादे से उनके साथ उनकी फैमिली तबाह हो जाएगी, क्या था किया था। और आज 17 साल बाद भी वो एक वादा इन दोनों बिस्तरे मर्ग पर पड़े लोगों की मौत के बीच रुकावट था। फारिस 2 माह से हदायत बाबा सरकार के सीक्रेट मेडिकल यूनिट में जेर इलाज था। और क्या वाकई उसकी इकलौती बेटी उसके जिंदा होने के बारे में जानती थी, या फिर वो इस कहानी का सबसे बड़ा विलन थी? अलाइम मुकद्दम कहाँ था? सुहाना के साथ क्या हुआ? सब आहिस्ता आहिस्ता खुलने वाला था। 17 साल पहले की कहानी अब 17 साल बाद मुकम्मल होने वाली थी। खुदा खैर करे। वो दोनों बचपन से आम बच्चों से मुख्तलिफ थे, आदात, ख्वाहिशात और यहाँ तक पसंदीदगी। तभी फारिस और हाशिम दोनों ने अपने इन दो बच्चों को राजदारी के संग अचानक बोर्डिंग भेज दिया। दोनों के बकौल वो आम बच्चों में रहने और सरवाइव करने लायक ना थे, वो हास थे। इन दोनों के माथे चमकदार थे। अलाइम मुकदाम नीली आंखों वाला, फर्माबरदार, ज़हीन और अच्छी आदात वाला 15 साल एक खूबरू नौजवान, जिसने इस छोटी सी उम्र में कई इंजीनियरिंग आईटी अवार्ड ले रखे थे। रोशान फारिस जो 11 साल की एक पौधे, कीड़े मकोड़ों और मछलियों से बातें करने वाली बहुत ज़हीन बच्ची थी। वो दोनों बोर्डिंग आकर इकट्ठे हुए तो एक दूसरे की फैमिली को जाने बिना दोस्त बन गए। फारिस और हाशिम के बकौल इन दो स्पेशल बच्चों को अपने दोस्त खुद चुनने थे। इन दोनों ने एक दूसरे को चुना, सब अच्छा था। फिर 17 साल पहले अचानक से अलाइम मुकद्दम के बोर्डिंग स्कूल अपने आखिरी साल से पहले छोड़ने की खबर फैल गई। तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल परेशान थे, वो भी परेशान थी। तमाम बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के मामला तय हुए तो रोशानी दौड़ती हुई प्रिंसिपल ऑफिस रूम तक पहुंची, जहां वो बाबा के ड्राइवर को अपना स्कूल बैग और गिटार थमाता अपने करीब रुकती रोशानी को देखे रुका। वो रो रही थी। आप जा रहे हैं पारस? उसके मुंह से अपना ये खूबसूरत नाम सुने फीका सा मुस्कुराया। अपने दोनों हाथ फैलाए, जिनमें रोशाने ने अपने दोनों हाथ थमा दिए। इस 11 साल की बच्ची की गालों पर आंसू उतरने लगे। हाँ जल परी, अचानक सफ़र और इजाज़त का हुक्म मिला है, जाना बहुत ज़रूरी है। तुम मेरी तरह सब अधूरा मत छोड़ना। बाबा की रिक्वेस्ट ना होती तो मैं कभी ना जाता तुम्हें और इस खूबसूरत जगह को छोड़कर। अलाइम मुकद्दम ने उसके हाथों को दबाया। वो लाखों में भी पारस का लम्स पहचान सकती थी। मैं मिस करूंगी आपको। वो रो पड़ी। वो उसका वाहिद दोस्त था जिसने उसे गिरकर उठना सिखाया था, अकेले दुनिया से लड़ना सिखाया था।
मैं भी मेरमिट। पापा ने कहा है मैं किसी को भी लौटने की उम्मीद दिए बिना सफर पर जाऊं, लेकिन तुम अलग हो रोशाने। मैं तुम्हें उम्मीद देना चाहता हूँ। मैं जहाँ गया तुम पर खास नजर रखूंगा, ये वादा है मेरा। वो नीली आंखों वाला शहजादा था और वो काली आंखों वाली जल परी जिसकी हिचकी बंदी थी। अपने दोस्त के दूर होने पर वो बहुत मुश्किल से दोस्त बनाना सीखी थी। इस 11 साला जल परी का पहला और आखिरी दोस्त था वो पारस। मुझ पर कैसे नजर रखेंगे पारस? वो काली आंखों वाली जल परी रूहांसी हुए सिसकी। तुम्हारे चारित्राफ में कहीं से भी या फिर वहां आसमान पर सितारा बनकर तुम्हें देखूंगा। पारस ने उसकी आंख से टपकते आंसू पोंछ कर इसको बहलाया था और फिर 17 साल पहले जल परी के हाथ उसके पारस के हाथ से हमेशा के लिए छूट गया। तब रोशानी को इल्म नहीं था कि सितारा बनकर देखने के लिए मरना पड़ता है। ये तो जब उसकी मम्मी की मौत हुई तो उसने पहली बार किसी के मुंह से सितारा बनने का मफ़हूम जाना। तब वो 18 साल की समझदार थी। तब इसने आसमान पर दो सितारे चुने थे, एक पारस नाम का और एक मम्मी के हिस्से का। लेकिन वो चंद दिन की तसल्ली जल टूट गई। पारस से हुई उसकी आखिरी मुलाकात इन काली आंखों में आज भी नमी जगाकर नींद तोड़ गई। वो जागी तो सर पर बजते अलार्म ने इस नमी को आंसू बना दिया। पहलू में कुछ वक्त से तकलीफ और आजमाइश ने जो मेला लगा रखा था। रोशानी ने जल्दी से अलार्म बंद किया और तकिए में कितनी देर मुंह छुपाए रोती रही। फिर चेहरा बाहर निकाला तो सुबह की रोशनी बाहें खोले उसकी खिड़की से झांक रही थी। ना तो चार इतराफ ना आसमान का सितारा। आप झूठे थे पारस, अब कहीं नहीं है। वो अपने आंसू पोंछती हिचकियों को संभालते उठ खड़ी हुई। इसे उदासी रास जो नहीं थी। वो फारिस सुल्तान का खून थी, नडर बहादुर, कभी ना रोने वाली, अपने बाबा की पुरस्कार जंग लड़ने वाली आखिरी सिपा सलार। किसी फोन कॉल पर वो चौंकी। स्क्रीन पर बाबा सरकार लिखा था। रोशानी की जान में जान आ गई। जी बाबा। इस हस्ती से जुड़े जज्बात के सबब वो खिड़की तक चली आती बेकरार हुई। जख्म बहुत गहरे हैं, शिफा बहुत दूर है पुत्री। क्या हुक्म है? जख्मों से फूटता लाइलाज जहर इसके पूरे जिस्म में फैल रहा है। मैं जिंदगी में पहली बार नाकाम हो रहा हूँ। वो गार में बनी हकीम बाबा सरकार की दुनिया थी, जहाँ वो पिछले 2 माह से एक पछतावे से लड़ते मरीज की बुझती सांसें बहाल करने पर लगे थे। एक आंसू रुशाने की आंख से और टपका। उनकी सांस तब तक चलनी चाहिए बाबा जब तक मैं इस शख्स का नाम न जान लूं, जो ऐसी ही दुगनी अजियत का हकदार है, जिसने मेरे बाबा को उनकी हिफाजत के सिले में भयानक समंदर के हवाले कर दिया। सुने बाबा सरकार, ये बीमार शख्स मेरा कुल हौसला है और आप जलपरी के मसीहा हैं। मुझे इनके ठीक होने की खबर देकर हिम्मत दें, ताकि मैं इनके मुजरिम को लहू लुहान करके ज़मीन में गाड़ने लायक हो सकूं। वो इस बच्ची की हर दिन एक सी मांग पर अबदीदा हो जाते थे। दुआ है इस जल परी के हौसले सलामत रहें। मैं उसकी सांस उजालने की कोर कोशिश करता हूँ मेरे सोने। बाबा सरकार की दिलाई आस उम्मीद रोशाने को एक पूरा दिन जीने की हिम्मत देती थी। वो कॉल बंद करे उनका नंबर डायल लिस्ट से डिलीट करती, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट घसीट लाई। कसम खाती हूँ तुम मेरे ही हाथों मरोगे। एक बार बाबा जान तुम्हारा नाम बता दे मुझे, बस तुम्हारी इस लम्हे आखिरी सांस निकलेगी। ये रोशाने फारिस का वादा है। गहरे सांस भरती वो खुद को संभालने के लिए अपने कमरे से निकली, क्योंकि उसके बकौल वहां 3 ऐसी हस्तियां थीं जो उसको जितना सताती थी उतना वहशत से दूर भी करती थी। उसके बाबा के बेस्ट फ्रेंड बालाज सिकंदर, जो कराची के मजे हुए मछेरे थे, जिनकी अपनी कई कश्तियां थीं। आयशा अम्मी, जो कड़वी ज़रूर थीं पर 2 माह से रुशान फारिस को मिठास परोस रही थी। फिर उसकी क्राइम पार्टनर शेजा उर्फ शाजी, उसके फिशी डोना रेस्टोरेंट की आती रौनक। वो अपने दुख इन 3 लोगों के आगे साइड करती, पंजे लड़ाती शेरनी बन जाती थी। और जनाब, अभी भी यही होने वाला था। जारी है जी जनाब। कैसी लगी पुरस्कार सी पहली किस्त? कौन सा किरदार दिल को लगा और किस चीज़ ने तजस्सुस से गुदगुदाया? किस सब पढ़ें और लाइक कमेंट लाजमी करें। अपने पसंदीदा सीन और डायलॉग को मेंशन करना मत भूलें। अगली किस्त में आप लोग इटली के नए शैडो से मिलेंगे। क्या नया शैडो सच में पारस होगा या पारस वाकई मर चुका है? इसके साथ कल की किस्त में और भी बहुत कुछ खास होगा। नए आने वाले चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको इस नावल की हर एपिसोड बर वक्त मिल सके और आप किसी भी एपिसोड को देर पढ़ने से महरूम ना हों। तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। और मिलते हैं हम एपिसोड 2 में, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो सी यू।